वाले हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक बार फिर से दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं। दूसरी बार सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली के दौरे पर आएंगे। आज शाम सीएम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। 14-15 जून को यानी कि 2 दिन सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली में रहने वाले हैं और इस दौरान आपको बताते हैं बड़ी बातें इस दौरे की। तीरथ सिंह रावत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर से शिष्टाचार भेंट करने वाले हैं। इस दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। हम आपको बता देते हैं कि इससे पहले भी सीएम दिल्ली दौरे पर आ चुके हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई थी उस दौरान भी। और आइए सीधे रुक करते हैं देहरादून की तरफ, जहां से मेरे सहयोगी सुनिंद्र प्रभात इस समय लाइव मौजूद है। सुनिंद्र प्रभात, गुड मॉर्निंग। और आपसे एक बार फिर से जो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का दौरा शुरू होने वाला है, दूसरी बार का दिल्ली का दौरा है मुख्यमंत्री बनने के बाद, इस दौरे की बड़ी बड़ी बातें क्या हैं और किन किन से वो मुलाकात करने वाले और क्या एजेंडा रहने वाला है इस मुलाकात का? देखिए कंचन, पहली बात तो ये है कि मुख्यमंत्री का ये जो दौरा था ये अचानक बना है, क्योंकि 8 जून को अभी मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे से लौटे थे, 2 दिन के दिल्ली दौरे से। हफ्ते भर के अंदर ये दूसरा दौरा है और इसमें जो बताया गया है कि तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, तो ये राज्य के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। जिस तरह से कोरोना काल में राज्य की आर्थिकी बेहद नीचे जा चुकी है, उसको लेकर पर्यटन मंत्री से भी मुख्यमंत्री मिलने वाले हैं और साथ साथ मुख्यमंत्री के साथ इस दौरान चीफ सेक्रेटरी भी होंगे, मुख्यमंत्री के अन्य सचिव भी होंगे, यानी एक जो शिष्टमंडल है वो मुख्यमंत्री के साथ जाएगा, अधिकारियों का भी। तो माना जा रहा है कि जो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे वो फॉरेस्ट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर हों, प्रकाश जावड़ेकर ने अभी जो लालडांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग था, जो सालों से लंबित पड़ी हुई थी, इसकी स्वीकृति वाइल्ड लाइफ एक्ट के कारण, उसको मंजूरी मिल गई। ये खासकर उत्तराखंड के इतिहास में ये बड़ी उपलब्धि है अपने आप में कि अभी तक उत्तराखंड के लोगों को गढ़वाल से कुमाऊं और कुमाऊं से गढ़वाल जाने के लिए यूपी के रास्ते जाना पड़ता था, लेकिन अब इस मार्ग के डामरीकरण होने से, इस मार्ग के स्वीकृति मिलने से लोग अब एक मंडल से दूसरे मंडल में उत्तराखंड के भीतर ही से जा सकेंगे, जिसके बड़े मायने अपने आप में हैं। तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री इस बात को थैंक्स करने के लिए भी दिल्ली गए हों, क्योंकि मुख्यमंत्री के कार्यकाल को भी 3 महीने का समय कंप्लीट होने वाला है। तमाम चुनौतियों के बीच उन्होंने ये 3 महीने का समय गुजारा है, तो इसके लिए केंद्रीय मंत्रियों का धन्यवाद के साथ साथ राज्य की जो नई योजनाएं हैं, जो पेंडिंग योजनाएं हैं, उनकी स्वीकृति की उम्मीद भी मुख्यमंत्री के इस दौरे से जुड़ी हुई है। सुनिंद्र प्रभात, शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से तो मुलाकात करेंगे ही तीरथ सिंह रावत, लेकिन मंत्रियों से भी मुलाकात होने वाली है। किन किन केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात होने वाली है, इसके आपके पास कोई जानकारी? देखिए कंचन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष से शिष्टाचार भेंट होगी। इसके अलावा जो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे पर्यटन मंत्री की बात करें, चाहे वित्त मंत्री की बात करें, निर्मला सीतारमण की, केंद्रीय खेल मंत्री की बात करें, कपड़ा उद्योग मंत्री की बात करें, तमाम मंत्रियों से इन 2 दिनों में मुख्यमंत्री का मुलाकात का कार्यक्रम है। और इसके साथ साथ ये उम्मीद जगी है कि जब मुख्यमंत्री मंत्रियों से मिलेंगे, केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे, तो राज्य को कुछ नए प्रोजेक्ट हासिल हो सकते हैं। जो प्रोजेक्ट ऑनलाइन हैं, पाइपलाइन में हैं, उनको मंजूरी मिल सकती है, उसमें तेज़ी आ सकती है। उत्तराखंड में मानसून काल नज़दीक है, अब डिजास्टर का समय होता है, तो इसके लिए भी केंद्र की मदद बहुत आवश्यक होगी। और ये भी एक बड़ा कारण है कि मुख्यमंत्री का जो दिल्ली दौरा है, उससे लोगों को उम्मीद है कि राज्य को कुछ न कुछ हासिल होगा इस दौरे से, क्योंकि इस दौरान वो तमाम मंत्रियों से मिलेंगे, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात होगी, तो कुछ न कुछ राज्य को हासिल होगा, ऐसा माना जा रहा है। सुनिंद्र प्रभात, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए इस खबर पर आप। अब बढ़ते हैं आगे, अपने दर्शकों को बताते हैं कि राज्य में कोविड कर्फ्यू को महीने भर से ज्यादा का समय बीत चुका है। अब लोग ढील की उम्मीद कर रहे हैं। 15 जून से राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सभी जिलों के डीएम से उन्होंने बात की और साफ निर्देश दिए उन तमाम डीएम को मुख्यमंत्री के द्वारा कि कोरोना को हल्के में अभी भी ना लें, तीसरी लहर के लिए तैयार रहें। ये मुलाकात की तस्वीरें आपके सामने। उत्तराखंड आने वालों के लिए अब भी आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी है लाना, नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है आरटीपीसीआर की। 4 धाम यात्रा खोलने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है, ये बात भी साफ कर दी गई है। हालांकि राहत की उम्मीद यहां पर यह है कि सरकार कहती हुई नजर आई, खतरा कम हुआ है पर टला नहीं है। बढ़ते हैं आगे, अब आपको बताते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी उत्तराखंड के दौरे पर जा रहे हैं। राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी अगले 3 दिन उत्तराखंड में रहने वाले हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने वाले हैं। बलूनी का दौरा हल्द्वानी से शुरू होगा।
तो आपको बता रहे हैं अनिल बलूनी जो कि उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। अब से थोड़े ही दिन पहले तक आप देख रहे थे कि दिल्ली से बैठ के वो किस तरह से पूरी तरह से अपनी हर सक्षम मदद उत्तराखंड वासियों तक पहुंचा रहे थे। और अब 3 दिन का उनका ये दौरा, जहां पर तमाम कार्यकर्ताओं से उनका मुलाकात का कार्यक्रम है। ये 2022 के विधानसभा चुनाव की हुंकार मानी जाएगी सांसद अनिल बलूनी का उत्तराखंड पहुंचना। आपको बताते हैं कि कल यानी कि शनिवार को दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई है, जिसमें बड़े फैसले ले लिए गए हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाली है, ये बात साफ हो चुकी है। किसी को चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा। हालांकि लंबे समय से कांग्रेस पार्टी ये बात कहती रही है, लेकिन शनिवार की बैठक में इस पर मोहर लग चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और इंदिरा हृदय की मौजूदगी में ये बैठक हुई। ये बड़ा फैसला लिया गया। कांग्रेस बिना चेहरे के ही सामूहिक नेतृत्व में उत्तराखंड में 2022 का चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा राज्य में परिवर्तन यात्रा शुरू करने का भी फैसला लिया गया है। 15 जून से परिवर्तन यात्रा की तैयारी है। इसकी शुरुआत खटीमा से होगी। उत्तराखंड कांग्रेस ने चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन आपको बताते हैं कि दिल्ली में बड़े नेताओं की अहम बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि 2022 को जीतना है तो सबको एक साथ मैदान में उतरना होगा। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह दिखी कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट नजर आई। उत्तराखंड में हरीश रावत के नाम के बिना कांग्रेस का काम पूरा नहीं होता और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता विपक्ष इंदिरा हृदय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि इन 3 बड़े नेताओं के साथ प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव एक हफ्ते में 2 बड़ी बैठक कर चुके हैं। दोनों बैठकों में चर्चा चुनाव पर हुई, क्योंकि टिकट फाइनल करने से लेकर चुनावी रणनीति बनाने में तीनों नेताओं का रोल अहम होगा। और अगर तीनों नेताओं ने मिलकर काम किया तो चुनाव की राह आसान होगी, वो भी तब जब 6 महीने का वक्त बचा है। चुनाव नजदीक है, कल है, अब है ही नहीं कहीं, क्योंकि सब इलेक्शन की तैयारी में है। मुझे स्वयं लड़ना है, मैं अपने प्रीतम सिंह को भी लड़ना है, तो सब अपना अपना चुनाव देख रहे हैं। उसको बात ये होगी किस तरह एकजुट होकर हम ऐसा माहौल बनाएं कि जिससे कांग्रेस सत्ता में आ जाए। यदि कहीं मतभेद हैं तो उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाए। और धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि बहुत सारी कमेटियों का गठन होगा। जो भी रणनीति पार्टी की बनानी है उन मीटिंगों में ही तय की जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि इसीलिए ये मीटिंगें जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। उत्तराखंड में चुनाव से पहले हर नेता का रोल तय होना है और पार्टी जीतेगी तो मुख्यमंत्री भी तय हो जाएगा। शायद यही बात प्रीतम, इंदिरा और हरीश रावत को समझ आ चुकी है। तभी तो अब तक एक दूसरे पर हमला करने वाले नेता घंटों एक साथ बैठ के कर रहे हैं, चुनाव की प्लानिंग कर रहे हैं। भाजपा अगर ये सोचती है कांग्रेस कमजोर है, कांग्रेस बिखरी हुई है, कांग्रेस में गुटबाजी है, तो अच्छी बात है, वो सोचते रहें। उनके सोचने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपना काम कर रहे हैं, हम संगठन पर लगातार काम कर रहे हैं, हम संघर्ष का लगातार काम कर रहे हैं, हम तमाम मुद्दों पर जिन पर लड़ना चाहिए लड़ाई का लगातार काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में 2017 में कांग्रेस सबसे बुरा दौर देख चुकी है और 2022 का चुनाव न सिर्फ पार्टी का बल्कि बड़े नेताओं के अनुभव और वजूद का इम्तिहान भी है। ऐसे में कांग्रेस नेता उस रोड मैप पर काम करने की कोशिश में जुटे हैं ताकि टीम में कोई गैप न दिखे। दिल्ली से प्रीति श्रीवास्तव के साथ देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और इसे लेकर अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व का होगा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने भी कहा कि सामूहिक नेतृत्व ही रहेगा। जी ने स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो तय किया है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर जो है हम संयुक्त रूप से जो है चुनाव लड़ने का काम करेंगे। अब चेहरा होगा या नहीं होगा ये अलग विषय है। हम किस तरीके से एकजुट होकर और मजबूती के साथ लोगों के बीच में जाकर उनके मुद्दों को उनमें सम्मिलित होकर किस तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, उसी के तहत आज की हमारी ये मीटिंग है।
कोटद्वार से खबर, जहां पर कोटद्वार की लाइफलाइन कहे जाने वाली लालडांग चिल्लरखाल के निर्माण का रास्ता आखिरकार साफ हो चुका है। कोटद्वार पहुंचे वन मंत्री हरक सिंह रावत का दावा है कि अगले कुछ महीनों के भीतर ही लालडांग चिल्लरखाल सड़क पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। हरक सिंह रावत कहते हैं कि सड़क पर पुलों की ऊंचाई को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की ओर से संशोधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है, जिसके बाद अब सड़क निर्माण में किसी तरह की अड़चन नहीं आएगी। मंत्री का कहना है कि जल्द ही सड़क तैयार कर ली जाएगी, साथ ही पुलों के निर्माण को भी पूरा कर दिया जाएगा। बोर्ड की बैठक में हमारा यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया जो शीतलीकरण का था, और क्योंकि हमने पहले ही इस सड़क के राज्य सरकार ने पहले ही 2 करोड़ रुपया टोकन मनी के रूप में पीडब्ल्यूडी दुगड्डा को इस सड़क के निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध कराई है। पीडब्ल्यूडी दुगड्डा ने इस सड़क का टेंडर पहले ही कर लिया है, ओपन भी हो गया है। हल्द्वानी में एम्स बनाने की कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हालत यह है कि एम्स के शिगुफे ने कुमाऊं की सियासत में हवा भर दी है। बिना घोषणा के ही एम्स पर दावे होने लगे हैं, जबकि बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक राज्य में 2 एम्स कैसे। कुमाऊं की सियासत इन दिनों एक ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूट को लेकर गरमाई हुई है जिसका दूर दूर तक अभी सरकारी घोषणाओं में कोई अता पता नहीं है। देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स को लेकर इन दिनों कुमाऊं में सिर फुटअव्वल की स्थिति है। बीजेपी के ज्यादातर नेता दावा कर रहे हैं कि एम्स कुमाऊं में बनना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है। हम लोगों ने भी पत्र लिखा है, मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी को पहले ही लिखा था, क्योंकि काफ़ी मांग उठ रही है, डिमांड उठी है। कई लोगों ने हमें भी पत्र दिए थे और मुख्यमंत्री जी ने उसको आगे बढ़ाया है। एक अच्छी बात होगी अगर यहाँ एम्स खुल जाता है, हम सभी उसमें रहेंगे। कहाँ पर खुलेगा वो उसकी कमेटी होती है, वो कमेटी निर्णय कर ले कि जहाँ पर खोलने के लिए उनको सारी सुविधाएं प्राप्त हों। बीजेपी नेता के बयान से साफ है कि अभी तक एम्स को लेकर नेताओं ने केवल छोटी मोटी चिट्ठी पत्री तो चलाई है, लेकिन उन्हें भी पता है कि ऋषिकेश में एम्स होने की वजह से प्रदेश को शायद ही दूसरा एम्स मिले। शायद इसीलिए कांग्रेस बीजेपी नेताओं की डिमांड को हवाई करार दे रही है। ये उन जुमलों की तरह ही एक जुमला है जो ये अक्सर चुनावी मौसम आते ही फेंकते रहते हैं। पहले अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज हो या फिर सुचला तिवारी मेडिकल कॉलेज या और बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो मेडिकल संस्थान, उन्हें तो ठीक कर लें। चुनावी वर्ष है, इस तरह के जुमले ये फेंकते रहेंगे, जनता के बीच लाते रहेंगे। जाहिर है अधूरे पड़े मेडिकल कॉलेज कांग्रेस के लिए बड़ा मुद्दा है। ऐसे में एम्स की बात तब और ज्यादा हैरान करने वाली है जब बिना घोषणा के ही इसे लेकर लॉबिंग होने लगी है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। कोरोना महामारी की बात करते हैं, जिसके प्रकोप के बाद अब लोग हेल्थ और अच्छी इम्यूनिटी के लिए जागरूक हो रहे हैं। अच्छी इम्यूनिटी के लिए लोगों में साइकिलिंग का क्रेज अब बढ़ रहा है। हल्द्वानी की सड़कों की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां पर लोग सुबह शाम साइकिलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। हेल्थ इज वेल्थ यानी कि स्वास्थ्य की सबसे बड़ी संपदा है, और लोग कोरोना संक्रमण के फैलने के बाद कई लोग इसे लेकर जागरूक हो रहे हैं। लोगों में रनिंग, वॉकिंग के साथ साइकिलिंग का क्रेज भी बढ़ा है। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सभी लोग हरिद्वार के बीएचईएल क्षेत्र और नहर पटरी पर बड़ी संख्या में साइकिलिंग करते नजर आ रहे हैं। साइकिलिंग करने वाले लोगों का कहना है कि कोविड कर्फ्यू के चलते इस समय लोगों के पास पर्याप्त समय है और ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी है। इम्यूनिटी के लिए एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है, अच्छा खान पान और एक्सरसाइज। और इसको साइकिलिंग को नो लोड एक्सरसाइज कहते हैं, जिसमें आपके घुटनों पे कम से कम जोर आता है। तो स्पेशली 40 साल से ऊपर वालों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी और हेल्थ मेनली, जो ओबेसिटी, मतलब आजकल लोग पेंडेमिक में काफ़ी ज़्यादा लोग ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं, उसके लिए ज़्यादातर कर रहे हैं साइकिलिंग। जैसे कि कोरोना का माहौल है और हम लोग कहीं जा नहीं रहे हैं और हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है, तो इस तरह साइकिलिंग करना बहुत ही अच्छा है, जिससे हमारे अंदर इम्यूनिटी रहे, हम डिजीज़ से लड़ सके, कोरोना वायरस से लड़ सके और इसे जल्द से जल्द ख़त्म करें। यहाँ साइकिलिंग से हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ रही है। डॉक्टर भी मानते हैं कि ज्यादा सुविधाजनक जीवन शैली
और गलत खान पान के चलते लोगों की इम्यूनिटी पर फर्क पड़ा है। हालांकि अब लोग रनिंग, वॉकिंग और साइकिलिंग जैसी एक्सरसाइज के प्रति जागरूक हो रहे हैं। साइकिलिंग हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद है और कई पेशेंट को साइकिलिंग करने की सलाह भी दी जाती है। चलाने के सबसे पहले लाभ हैं कि हमारा लंग्स मजबूत होते हैं और पैरों की मसल्स में एक स्ट्रेंथ मिलती है। पैर, आदमी का बुढ़ापा पैरों से शुरू होता है। कोरोना काल में लोगों की जीवन शैली और सोच में काफी बदलाव आया है। जहां पहले साइकिल को सिर्फ साधारण सवारी माना जाता था, वहीं अब लोग अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए जमकर साइकिल चला रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकेश शुक्ला की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं, कहीं मत जाइए। यहाँ पर जेसीबी समेत खाई में गिरे एक ड्राइवर के रेस्क्यू का वीडियो एसडीआरएफ ने किया है। बताया जा रहा है कि शनिवार की रात करीब 12 बजे पौड़ी गढ़वाल जिले में श्रीनगर के पास ये हादसा हुआ। नरकोटा में रेलवे का काम चल रहा था। जेसीबी मशीन समेत अजय शर्मा नाम का ये ड्राइवर जो है पास ही बह रही नदी के पास गिर गया। सूचना जैसे ही मिली, एसडीआरएफ की टीम मौके पर रेस्क्यू के लिए पहुंची। रस्सियों से बांधकर ड्राइवर को बचा लिया गया। पौड़ी के बाद खबर अल्मोड़ा से, जहां पर मंत्री रेखा आर्या और डिप्टी स्पीकर रघुनाथ चौहान के बीच एक और विवाद हो गया। इस बार ये सब कुछ कोरोना की समीक्षा बैठक में हुआ। अल्मोड़ा जिले में कोविड की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या अधिकारियों के साथ बैठक कर रही थी। इसी दौरान बैठक में मौजूद मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को डिप्टी स्पीकर रघुनाथ चौहान का फोन आया। अब प्राचार्य के मीटिंग में फोन उठाने पर मंत्री ने प्रोटोकॉल की बात कही और प्राचार्य पर प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया। इसके तुरंत बाद ही प्राचार्य ने भी मंत्री को प्रोटोकॉल की नसीहत दे डाली। सरकार की मीटिंग में बीजेपी नेताओं की मौजूदगी पर सवाल खड़े कर दिए गए। इस बैठक में बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत कई बीजेपी के नेता मौजूद रहे, जिससे काफी देर तक गर्मा गर्मी का माहौल रहा। अब भी इस विवाद के जारी रहने की खबरें सामने आ रही हैं। जो सामान्य शिष्टाचार की औपचारिकताएं होती हैं वो मैंने करने के बाद ये कहा कि सर मैं मंत्री जी की बैठक में हूँ और आपको मैं थोड़ी देर में खुद कॉल करूँगा। तो इतनी बात पर थोड़ा सा माननीय मंत्री जी कुछ उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की। उन्होंने ये कहा कि जिलाधिकारी महोदय से कि प्रिंसिपल साहब को कुछ सिखा लीजिए। प्रभारी मंत्री की बैठक में एक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य का इस तरीके से ये करना कोई उचित नहीं, शोभा नहीं देता। उनका कहना है कि कुछ ऐसे भी लोग बैठे थे जिनका प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है, मीटिंग में कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा ये मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य तय नहीं करेंगे। इस समय देहरादून से एक खबर है, जहां पर पुलिस मुख्यालय से एक और एसडीआरएफ की पोस्ट खोलने की अनुमति मिल गई है। टिहरी के कोडियाकाला में पोस्ट खोलने की तैयारी हो रही है, जिसमें 20 जवानों की तैनाती की जाएगी। पोस्ट खोलने से राहत बचाव के काम में और तेजी आएगी। समय पर बचाव कार्य शुरू हो सकेगा। अब तक इस पूरे इलाके में आपदा आने पर ऋषिकेश या फिर देहरादून से टीम को भेजा जाता है।